ईरान पर दोबारा हमला करने की तैयारी में बैठे इजराइल पर खुद एक अजीब तरह का अटैक हो गया, और वो भी मधुमक्खियों का। इसे कुछ लोग कयामत की निशानी से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल पर कोई बड़ी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 15 अप्रैल 2026 को साउथ इजराइल के नेटिओट शहर में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हजारों लाखों मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड पूरे कमर्शियल एरिया पर टूट पड़ा। जिसने भी ये नज़ारा देखा वो इसे किसी आम घटना की बजाय कयामत या बाइबल की पेश गोई से जोड़ने लगा। 16 अप्रैल को सोशल मीडिया और खबरों में वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि मधुमक्खियों का यह झुंड जैसे आसमान से किसी आफत की तरह उतरा और दुकानों से लेकर घरों तक हर जगह फैल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि इजरायली प्रशासन को लोगों को घरों में रहने और दरवाजे खिड़कियां बंद रखने की सलाह देनी पड़ी। इस घटना से जुड़ी कुछ और हैरान करने वाली बातें भी सामने आई। कहा जा रहा है कि यह इजरायल के इतिहास का सबसे बड़ा मधुमक्खियों का झुंड हो सकता है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक फौजी जहाज के इंजन में मधुमक्खियां घुस गई, जिसकी वजह से उसे उड़ान भरने से रोकना पड़ा। अब जरा इसका मजहबी एंगल भी समझ लीजिए। हजारों लोग इसे आसमानी आफत बता रहे हैं। अखबारों की हेडलाइन भी ये कह रही है कि ये बात चल रही है। कुछ लोग इसे बुक ऑफ इशाया की उन आयतों से जोड़ रहे हैं जहां मिस्र की मक्खियों और असीरिया की मधुमक्खियों का जिक्र आता है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच ये कुदरत का कोई बड़ा इशारा हो सकता है। इस मामले पर मशहूर अमेरिकी कमेंटेटर कैंडस ओवंस का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने भी इस घटना को बाइबल की कयामत वाली भविष्यवाणी से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। वो पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की सख्त मुखालिफ रही है। हालांकि दूसरी तरफ एक्सपर्ट इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग नजर से देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये मौसम में बदलाव या मधुमक्खियों के माइग्रेशन का मामला हो सकता है, यानी कोई छत्ता डिस्टर्ब हुआ होगा और पूरा झुंड शहर में फैल गया। लेकिन आम लोगों के बीच डर का माहौल है। क्या ये तबाही का सिग्नल है? नेटिओट के बाजारों में सन्नाटा छा गया है और हर तरफ सिर्फ मधुमक्खियों की आवाज सुनाई दे रही। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। अब एक और एंगल समझिए जिसकी वजह से इसे कयामत से जोड़ा जा रहा है। प्लेग यानी बड़ी आफत। जब भी बाइबल में प्लेग का जिक्र आता है तो लोग उसे आसमानी सजा या बड़ी तबाही से जोड़ते हैं। इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या इजराइल में कयामत की कोई निशानी दिखाई दे रही? क्या बाइबल में बताया गया प्लेग जैसा कुछ यहाँ हो रहा है? दोस्तों, इजराइल में शहद की मक्खियों के हमले ने सोशल मीडिया पर गैवी मदद और आसमानी सजा जैसी कई थ्योरीज को जन्म दे दिया है। 16 और 17 अप्रैल में खबरों का बाजार इस खबर से गर्म है। लोग इसे बाइबल में बताए गए टिड्डियों के दल यानी स्वार्म ऑफ लोकस्ट के हमले से जोड़कर देख रहे हैं। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान के साथ जंग की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग इस वाकये को फिलिस्तीन के हालात से भी जोड़कर दिलचस्प कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मैं आपको बता देता हूं कि इजराइल को मधुमक्खियों और कौवों का झुंड मिल रहा है जबकि फिलिस्तीनियों को ताजा मछलियां मिल रही। ये बिल्कुल सही इंसाफ है। एक दूसरे शख्स ने लिखा, यह नजारा बिल्कुल बाइबल की कहानियों जैसा है। इजराइल पर मधुमक्खियों का हमला हुआ है। उम्मीद है कि अब यह नेसेट यानी इजरायली पार्लियामेंट का भी रुख करेंगे। वहीं कुछ लोग इसे बाकायदा एक पेशगोई, एक प्रोफेसी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि मिस्र से मक्खियों और असीरिया से मधुमक्खियों का सैलाब इजराइल पर उतरेगा। हालांकि बुक ऑफ इशाया में जिस आयत का जिक्र किया गया है उसमें खुदा की तरफ से मक्खियों और मधुमक्खियों को बुलाने की बात तो है, लेकिन उसमें सीधे तौर पर इजराइल का नाम नहीं लिया गया है। यह भी एक हकीकत है। दोस्तों, इन मधुमक्खियों ने न सिर्फ लोगों में डर पैदा किया है बल्कि ज़ायोनी सरकार के आलोचकों को भी एक नया मुद्दा दे दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह कुदरत का फैसला है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो इसे समझ पाना इंसानों के बस की बात नहीं। वहीं अगर इसे वैज्ञानिक नजर से देखें तो मामला सीधा सा हो सकता है। कहीं कोई बड़ा छत्ता टूट गया
और मधुमक्खियां झुंड बनाकर शहर में फैल गई। और क्योंकि ये सिर्फ एक इलाके की घटना है, पूरे इजराइल की नहीं, इसलिए इसे बड़ा चढ़ाकर देखने से बचना भी जरूरी है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे तनाव के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दोनों देशों ने युद्ध विराम यानी सीज फायर पर सहमति बना ली है। ये सीज फायर अगले 10 दिनों के लिए होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि लेबनान और इजराइल 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ये युद्ध विराम भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 2:30 में शुरू होगा, यानी अब तक ये लागू हो चुका है। ट्रंप ने इसका क्रेडिट खुद लेते हुए कहा कि अब तक वो 9 युद्ध रुकवा चुके हैं और ये उनका 10वां होगा। उन्होंने कहा, चलो इसे पूरा करके दिखाते हैं। दोस्तों, शायद यहाँ पर ट्रंप ईरान को भूल रहा है, क्योंकि ईरान युद्ध खत्म करने वाला भी ट्रंप ही था, सरेंडर करके। युद्ध विराम की घोषणा वाले अपने पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। हालांकि उनके बयान में हिजबुल्लाह का कोई जिक्र नहीं है। ये वही ईरान समर्थित संगठन है जिसके साथ इजराइल लगातार संघर्ष कर रहा है। इसके बाद ट्रूथ सोशल पर एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा, मैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करूंगा। ये 1983 के बाद इजराइल और लेबनान के बीच पहली सार्थक बातचीत होगी। प्रधानमंत्री सलाम ने युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की भी सराहना की। और इसी बीच दोस्तों, ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान अपनी एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को दोबारा एक्टिव करने में जुट गया है। ये बेस खुमैनी शहर के पास स्थित है, जहां 10 और 15 अप्रैल 2026 को ली गई तस्वीरों में साफ बदलाव दिखाई दिया है। इन तस्वीरों के मुताबिक पहले इस बेस के एंट्रेंस पर भारी मलबा जमा था, जो हमलों के बाद रास्ता पूरी तरह बंद कर चुका था। लेकिन अब नई तस्वीरों में दिख रहा है कि इंजीनियरिंग मशीनें लगातार मलबा हटाया जा रहा है और सुरंगों तक जाने वाले रास्ते दोबारा खोले जा रहे हैं। खास तौर पर साइट के दक्षिणी हिस्से में ज्यादा गतिविधि देखी गई है। कुछ ही दिनों में मलबा काफी कम हुआ है। आसपास के इलाकों में उसे हटाकर फैलाया गया है और कई जगह गाड़ियों और मशीनों की आवाजाही भी नजर आई है। यानी साफ है कि ईरान तेजी से इस बेस को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान अपनी उस अंडरग्राउंड सैन्य सुविधा तक फिर से पहुंच बनाना चाहता है, जिसे हाल ही में निशाना बनाया गया था। दरअसल राइटर्स के मुताबिक 5 मार्च को इजराइल ने अपने हमलों के दूसरे चरण में गहराई में बने मिसाइल ठिकानों को टारगेट किया था। वहीं अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ताकत को कमजोर करना था। लेकिन असली सवाल यह है कि अंदर कितना नुकसान हुआ। एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ ये नहीं देखना कि बाहर कितना तबाह हुआ, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि अंदर कितनी मिसाइलें बची है और अब ईरान उन तक पहुंच पा रहा है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।